हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और इस चैप्टर में हम समझेंगे कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या है, क्यों वो ज़रूरी है और कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट टर्म्स बिजनेस में होती हैं। लेकिन मैं आज आपको वो समझाने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की हेल्प से, जिससे कि आपकी अकाउंटिंग टर्म्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी बिना किसी डाउट के। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंटिंग टर्म्स को समझना। कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं अकाउंटिंग टर्म्स जो बिजनेस वर्ल्ड में डेली रैपिडली यूज़ होती हैं, और उन अकाउंटिंग टर्म्स को हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज भी बोलते हैं, और वो समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम अकाउंटिंग प्रोसेस के फर्स्ट पॉइंट पे जाएं, जो कि है रिकॉर्डिंग, और वो कमिंग चैप्टर्स में होगा। लेकिन अकाउंटिंग टर्म्स को समझने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझना इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, जो है सेपरेट लीगल एंटिटी। और वो सेपरेट लीगल एंटिटी वैसे तो कमिंग चैप्टर्स में है और बेसिकली वो एक अजम्पशन है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम वो अभी समझ लें सो दैट हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझने में हमें और आसानी हो। तो शुरू करते हैं पहले समझना बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बिजनेस को अलग यूनिट समझा जाना चाहिए उसके ओनर से, और उसी तरह ओनर्स भी खुद को हमेशा बिजनेस से अलग समझे। बिजनेस यूनिट के हमेशा अलग से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए, और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते वक्त ओनर हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे, ना कि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। इसी तरह जब भी ओनर अकाउंट्स मेंटेन करे बिजनेस के, तो वो हमेशा ध्यान रखे कि वो अपने पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स, या उसकी पर्सनल कार, या उसकी कार का लोन, या उसकी कोई भी पर्सनल इनकम जो कि किसी और सोर्स से हो रही है, वो उसको बिजनेस एंटिटी के रिकॉर्ड से अलग रखे, उन रिकॉर्ड्स को। ठीक है। और इसी तरीके से अगर एक ओनर और भी बिजनेस रन कर रहा है, तो उस टाइम पे भी उसके रिकॉर्ड्स भी वो अलग रखे। वो कभी भी इस बिज़नेस में अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स या किसी और बिज़नेस के रिकॉर्ड्स को इसमें मिक्स ना करें। कहने का मतलब ये है कि अगर उसको घर में कहीं से इनकम हो रही है, तो वो उस इनकम को अपने बिजनेस की इनकम में शो ना करे। इसी तरीके से बिजनेस की प्रॉपर्टी को कभी वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ना समझे, वो बिजनेस की प्रॉपर्टी है और बिजनेस उससे अलग है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हर एक ओनर को इसको फॉलो करना चाहिए, तभी एक बिजनेस ने एक्चुअल में या एक्यूरेटली कितना प्रॉफिट अर्न किया, या उसकी एक्यूरेट क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, तभी एक ओनर निकाल पाएगा। ये कंसेप्ट हर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब कि जहाँ पे एक अकेला ओनर एक शॉप को रन कर रहा है, या पार्टनरशिप जहाँ पे पार्टनर्स मिलके बिजनेस रन कर रहे हैं, या फिर कंपनी। तो सब जगह ये कंसेप्ट फॉलो होता है। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग टर्म्स। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग टर्म्स को समझने से पहले हम मिस्टर ए की स्टोरी को एक बार सुन लेते हैं, ताकि हमें अकाउंटिंग टर्म्स इजीली समझ में आ जाए। तो मिस्टर ए एक पर्सन है जो कि फ्लोर मिल खोलना चाहते हैं, और उसके लिए उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे कि उनको ज़रूरत पड़ेगी फैक्ट्री की, मशीन की, वीट की, गेहूं की मतलब जिसको पीसना है, और कैश की। ठीक है। इस सब के लिए उनका जो बजट है वो है 10 लाख रुपीज़। तो वो 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करने लगे हैं फ्लोर मिल को शुरू करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। तो जो यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ मिस्टर ए ने फ्लोर मिल में लगाए, और यहाँ पे हम सेपरेट लीगल एंटिटी वाला मतलब भी समझ चुके हैं। तो फ्लोर मिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो 10 लाख रुपीज़ फ्लोर मिल के लिए एक लाइबिलिटी है, और ये कैपिटल है। तो यहीं पे हमारी कैपिटल फर्स्ट टर्म की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, विच इज़ कैपिटल इट मीन्स एनी अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। ओनर को हम प्रॉपराइटर भी बोलते हैं। और अमाउंट कैश हो सकती है, और कैश के अलावा अगर वो अपने घर से कोई फर्नीचर या कोई एसेट उठा के ला रहे हैं, या प्रॉपर्टी उठा कर ला रहे हैं, तो उसको भी हम कैपिटल ही बोलेंगे। मान लो अगर उन्होंने 20,000 रुपीज़ का फर्नीचर घर से उठाया और वो घर बिजनेस में रख दिया, तो वो भी एक उनके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वो 10 लाख रुपए जब बिजनेस में आ गए, और उस 10 लाख रुपए का बिजनेस को चलाने के लिए कुछ सामान भी खरीदना पड़ेगा। तो वहाँ मतलब मिस्टर ए ने खरीदी फैक्ट्री 5 लाख रुपीज़ की, मशीन खरीदी 2 लाख रुपीज़ की, वीट खरीदी कनक गेहूँ 1 लाख रुपीज़ का, और
कैश रखा उन्होंने अपने पास 2 लाख रुपीज़ का बिजनेस के यूज़ के लिए, ठीक है, डेली एक्सपेंडिचर्स के लिए। तो यहाँ पे ये सब जो चीज़ें हैं, फैक्ट्री मशीन, वीट और कैश, ये सब क्या है, ये कंपनी के लिए या फ्लोर मिल के ये एसेट्स हैं। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं वो सब चीज़ें जिसको बिजनेस एंटरप्राइज यूज़ कर रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, ठीक है। और ये सब चीज़ें बिजनेसमैन ओन कर रहा है, ठीक है, उसका राइट है उसको ओन करने का क्योंकि उसने वो ख़रीदी हैं, ठीक है। तो बिजनेसमैन इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहा है फर्दर अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, तो ये हो जाते हैं एसेट्स। तो इसी के साथ हमारा दूसरी टर्म, अकाउंटिंग टर्म का मीनिंग भी क्लियर हो जाता है एसेट्स का। लेकिन अभी एसेट्स की टाइप्स भी है, वो मैं आपको अभी बताऊँगी। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि जो कैपिटल अमाउंट थी, ठीक है, सबसे पहले तो कैपिटल को यहाँ पे हम लाइबिलिटी बोलते हैं। लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि वो एक लोन है, ठीक है, जो कि बिज़नेस को कभी ना कभी, फ्लोर मिल जो बिज़नेस था उसको कभी ना कभी वो 10 लाख रुपीज़ वापस करने हैं, ठीक है, मिस्टर ए को। और ये लाइबिलिटी इंटरनल लाइबिलिटी है, ठीक है। इंटरनल लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि ओनर जो है वो इंटरनल सोर्स है, इंटरनल बंदा है वो, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे समझने वाली है अब एक इक्वेशन। ये इक्वेशन जो अभी आप देख पा रहे हो, कैपिटल इज़ इक्वल टू एसेट्स, मतलब जितने पैसे भी कंपनी में एज ए लोन आए, 10 लाख रुपए मिस्टर ए ने लगाए कैपिटल की फॉर्म में, वो सारे पैसे फर्दर यूज़ हो रहे हैं एसेट्स में, उतने के ही हमने एसेट्स खरीद लिए हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अभी तक कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाती है, जितने के कैपिटल उतने के एसेट, ठीक है। ये एज सच कोई ऑफिशियल इक्वेशन नहीं है, बट द थिंग इज़ इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको समझाना चाहा है। अभी इक्वेशन के पार्ट एक और बनेगा, वो ऑफिशियल है, फॉर्मल है, वो आपको लर्न करनी है। अब यहाँ पे हम एक और नया कंसेप्ट समझेंगे विच इज़ एक्सटर्नल लाइबिलिटी। मान लीजिए फ्लोर मिल में 50,000 रुपये और की ज़रूरत पड़ रही है, 50,000 रुपीज़ आर रिक्वायर्ड, बट मिस्टर ए के पास 50,000 रुपीज़ अब नहीं है देने के लिए फ्लोर मिल को एज ए कैपिटल। नाउ व्हाट फ्लोर मिल कैन डू, मतलब मिस्टर ए फ्लोर मिल की बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, वो बैंक से लोन ले सकते हैं। अब जब उन्होंने 50,000 रुपीज़ का लोन लिया बैंक से, तो वो क्या हो जाएगी, न्यू कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो लाइबिलिटी का मीनिंग हमें क्लियर हो जाना चाहिए। लाइबिलिटी मतलब कोई भी ऐसी अमाउंट जो फर्म को आउटसाइडर्स को देनी है, ठीक है, उसकी देनदारी बन चुकी है। एनी अमाउंट विच इज़ ओड बाय फर्म टू आउटसाइडर्स, ठीक है, या टू क्रेडिटर्स या टू बैंकर्स एक्सेट्रा। आउटसाइडर में कोई भी आ जाएगा, क्रेडिटर्स भी आ जाएगा और बैंकर्स भी आ जाएंगे। तो वो अमाउंट जो बिजनेस ने देनी है, ठीक है, उसके ऊपर उधार चढ़ गया है 50,000 रुपीज़ का यहाँ पे, तो वो उसके लिए लाइबिलिटी बन जाती है। अब यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी, कैपिटल को यहाँ पे अगर मुझे निकालना होगा, तो जैसे कि 50,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ी थी ना, तो यहाँ पे 50,000 रुपीज़ मेरे क्या बन जाएंगे, 50,000 रुपीज़ को का मेरे ऊपर एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी आ गई। मतलब 10 लाख के एसेट्स उसके पास पहले से ही थे और अब 50,000 का लोन ले लिया। तो 50,000 का जब लोन लिया तो वो भी कैश आ गया बिजनेस में, और वो कैश भी हमारा एसेट्स होता है, ठीक है। तो टोटल एसेट्स कितने हो गए मेरे, 10,50,000, ठीक है। और एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो मेरे ऊपर लोन चढ़ गया वो भी 50,000 का चढ़ गया। तो यहाँ पे जो न्यू इक्वेशन बनेगी कैपिटल को फाइंड आउट करने की, वो ये बनेगी, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। मतलब एसेट्स कितने हैं, 10,50,000 क्योंकि कैश आया है, और लाइबिलिटी मतलब 50,000 का जो मेरे ऊपर बैंक लोन चढ़ गया है, ये मेरी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो कैपिटल को निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, ये इक्वेशन यूज़ होती है। हमने आने वाले कुछ चैप्टर्स में, एक चैप्टर आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है। हम बार बार कैलकुलेट करेंगे उसमें कैपिटल, एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यूज़ को। कुछ हमारे पास गिवन होगा, कुछ मिसिंग होगा, इसके ऊपर फुल फ्लैज चैप्टर है और हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हमें लाइबिलिटी का मीनिंग क्लियर हो गया है और इस इक्वेशन का भी हमें क्लियर हो गया है मीनिंग। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या है, मान लो मिस्टर ए के घर में पैसों की दिक्कत हो गई है और उसने सोचा कि क्यों ना 10,000 रुपये मैं अपने बिजनेस के कैश बॉक्स से निकाल लूँ।
तो यहाँ पे वो क्या करेगा, फ्लोर मिल में जाएगा और वहाँ का जो कैश बॉक्स है वहाँ से वो 10,000 रुपये निकाल के घर ले आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिज़नेस का कैश कम हो गया और ओनर के पास 10,000 रुपये बिजनेस का चला गया। तो यहाँ पे क्या, इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। जब एनी अमाउंट विड्रॉन बाय ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज़, यहाँ पे उसने बिजनेस के यूज़ के लिए पैसे नहीं निकलवाए, उसने अपने यूज़ के लिए पैसे निकलवाए हैं, तो ये इसको हम बोलेंगे ड्राइंग। इसी तरीके से अगर वो बिज़नेस की कोई चीज़ को उठा के अपने घर में यूज़ कर लेता है, फॉर एग्जांपल वीट ही ले जाता है 1 kg, ठीक है, तो यहाँ पर वो भी एक ड्राइंग ही होगी। इसी के साथ ही अब हम समझ लेते हैं फटाफट से एसेट्स की क्लासिफिकेशन भी। एसेट्स को अभी तक हमने इतना समझा कि वो चीज़ें जो बिज़नेस ओन कर रहा है और इन चीज़ों को यूज़ करके वो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट को लेने वाला है। लेकिन इसकी कुछ क्लासिफिकेशन भी, इसके कुछ टाइप्स भी हैं। ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहले तो है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट मतलब कि वो एसेट जो कि कंटिन्यूसली हम आने वाले सालों तक लंबे टाइम के लिए जिसको यूज़ करने वाले हैं, और किस लिए यूज़ करने वाले हैं, उसको फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, अपने बिजनेस में प्रोडक्शन के लिए यूज़ करने वाले हैं। लेकिन उसकी हम सेल करके नहीं प्रॉफिट कमाने वाले। मतलब ये नहीं कि मेरे पास अगर 2 मशीनें हैं तो उसको बेच के मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ, नहीं, उससे मैं चीज़ों को प्रोड्यूस करके उससे प्रॉफिट कमा रही हूँ, उन चीज़ों को बेच कर। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि यही वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिस्टर ए वाली। इसमें उसने फैक्ट्री ली 5 लाख की, ये उसका फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट है। मशीन 2 लाख की, ये उसका नॉन करंट एसेट है। लेकिन वीट और कैश नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगी। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है टेंजिबल एसेट और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसकी प्रेजेंस को हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि फैक्ट्री हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, ठीक है, कंप्यूटर हो गया, कोई फर्नीचर हो गया। दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी हम फिजिकल एग्जिस्टेंस को महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस से हम फ़ायदा उठा सकते हैं बेनिफिट्स के लिए। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि गुडविल, कंपनी की अच्छी रेपुटेशन का होना, कुछ पेटेंट्स उसने बनाए हुए, रजिस्टर किए हुए हैं, कुछ कॉपीराइट है उसके पास, कुछ ट्रेडमार्क्स हैं जिसकी हेल्प से उसका प्रोडक्ट अच्छे से बिक रहा है मार्केट में, ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर है उसके पास, एटसेट्रा। ये सब चीज़ें इनटेंजिबल एसेट्स में आ जाती हैं। ये एसेट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं एक कंपनी की अर्निंग्स को बढ़ाने में। अब समझ लेते हैं करंट एसेट्स को। करंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जो कि सेल के लिए बने होते हैं, या फिर जिनको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, वो वाले एसेट्स। सबसे पहले तो जैसे कि अगर मैं मिस्टर ए वाली एग्जांपल की बात करूं, तो यहाँ पे उसके पास था वीट स्टॉक, ठीक है, कि 1 लाख रुपए की वीट को उसने फर्दर फ्लोर में कन्वर्ट करके बेचेगा वो, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर ईजिली बेच लेगा। तो ये उसका करंट एसेट है, स्टॉक है, ठीक है, ये बेसिकली उसको सेल करके ही वो कमाने वाला है। और जो कैश है वो तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, वो तो है ही कैश। और भी इसमें आ जाएंगे जैसे कि डेटर्स हैं। डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने उधार पे सामान बेचा हुआ है और वो कुछ टाइम के अंदर हमें पैसे दे देंगे। ऐसे ही बिल रिसीवेबल भी हम वो क्या होते हैं वो आपको बाद में समझाऊंगी, लेकिन वो भी डेटर्स की तरह ही होते हैं, उनसे हमें पैसे आते हैं। ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, वो भी मैं आने वाली टर्म्स में आपको समझा दूंगी। तो इस तरीके से हमारा करंट एसेट्स भी क्लियर हो जाता है। इसी के साथ हम लाइबिलिटीज़ की भी क्लासिफिकेशन को समझ लेते हैं। एक तो हमने समझ चुके हैं इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब जिस ओनर ने जब पैसे लगाए हैं, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब जब हमने बाहर से कुछ लोन टाइप लिया है, जैसे कि बैंक लोन था। और क्रेडिटर मतलब कि हमने उधार पे सामान खरीदा, अब हमने पैसे वापस करने हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ को एक और तरीके से भी क्लासीफाई कर सकते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो चलने वाली है, जो 1 साल से लंबा लोन हो सकता है चलने वाला हो, उसमें डिबेंचर्स भी आ जाते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ वो हो सकती हैं जो 1 साल के अंदर हमने कैश में जिसकी पेमेंट कर देनी है, जैसे कि क्रेडिटर्स हैं, उधार पे परचेजेस किए हुए हैं और अब हमने सामान के पैसे उनको लौटाने हैं 1 साल के अंदर। ऐसे ही हो सकते हैं हमारे बिल्स पेबल, वो भी क्रेडिटर्स की तरह ही होते हैं, उसका भी बाद में समझाऊंगी क्या होते हैं वो। ऐसे ही होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कि हमने जितना हमारा बैलेंस है उससे ज़्यादा पैसे बैंक से विड्रॉ कर लिए हैं, तो वो भी काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है, छोटा उधार उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी की अकाउंटिंग टर्म्स जो है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।